तो चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में 100% श्योर शॉट है कि आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन तो, ठीक है। तो एक बार इसको पूरा रिवाइज करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको ये बताया था कि सेक्शन 31 जो है पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, उसमें ये दिया होता है कि पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर एडमिट हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से एग्री किया गया है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से नहीं लिखा हुआ कुछ भी, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो फिर आपको कंडीशन एक याद रखनी है कि नया पार्टनर कब एडमिट होगा, जब सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे, मतलब विद द कंसेंट ऑफ ऑल। बाकी फिर पार्टनर के एडमिट होने के बाद जो नया पार्टनर आता है उसको दो राइट्स मिलते हैं, मतलब उसके पास दो अधिकार कहते हैं कि उसके पास होते हैं। एक होता है उसका राइट जो प्रॉफिट शेयर करने का है, और एक होता है राइट जो उसका एसेट्स को शेयर करने का, मतलब एसेट्स को यूज़ करने का है। बाकी उसकी सेम टाइम पर लाइबिलिटीज़ भी रहती हैं बिजनेस के प्रति। अगर कुछ भी लॉस हुआ तो मतलब वो लॉस में भी फिर भागीदार रहेगा, तो वो सिंपल बात है। बाकी जो इम्पोर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है पहला, वो आप देखना ध्यान से कि इसमें आपको ये बताया था कि जब नया पार्टनर आता है, मतलब नया पार्टनर एडमिट होता है, तो पुराने पार्टनर्स जो होते हैं वो जनरली सैक्रिफाइस करते हैं। तो बदले में नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को क्या पे करता है? पीएफजी। लेकिन यहाँ पे ये लिखा भी था कि एग्ज़ाम में पीएफजी शब्द नहीं लिखना आपको, एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना है? प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो ज़्यादा पीएफजी के चक्कर में मत पढ़ना, तो एग्ज़ाम में पूरा ही लिखना, लेकिन वैसे ठीक है। तो नया पार्टनर जो है वो कॉम्पनसेट करने के लिए पुराने पार्टनर्स को देता है पीएफजी, ठीक है। बाकी जब भी नया पार्टनर आएगा, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर का, मतलब इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेता है कि भाई क्यों करना पड़ता है, तो आप ये नीचे वाली लाइन लिखना कि भाई इसलिए करना पड़ता है, मतलब जो बिकॉज के बाद लिखा हुआ है, क्योंकि जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो डिफ़र कर सकती हैं, मतलब अलग हो सकती हैं बैलेंस शीट की वैल्यू से, और हम नहीं चाहते कि नए पार्टनर को कोई भी फ़ायदा या नुकसान उस चीज़ का दिया जाए। तो इसीलिए हमेशा पहले रिवैल्यूएशन बनाया जाता है, और अब तो आप जानते भी हो, और उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो कौन से पार्टनर्स को दिया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है। तो ये बात मतलब आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है जी। बाकी फिर हमने कुछ इफ़ेक्ट्स लिखे थे एडमिशन होने पर पार्टनर के, कि पार्टनर जब एडमिट होता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो बहुत ही सिंपल इफ़ेक्ट्स हैं कि पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है लेकिन नई पार्टनरशिप आ जाती है, जिसको कहते हैं, ब्लू कलर कर रहा हूँ ध्यान से देखना, जिसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन इसमें मज़ेदार बात ये होती है कि बिज़नेस चलता रहता है, बिज़नेस नहीं बंद होता। बाकी दूसरी बात, नए पार्टनर के आने पर रेशो भी बदल जाता है, तो ऑब्वियसली उनका कुछ ना कुछ नया फ्यूचर में रेशो हो जाता है। और तीसरी बात ये कि जो भी रीवैल्यूएशन का फ़ायदा या नुकसान होता है वो हमेशा किसे मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। तो 3 बातें मतलब इसमें ध्यान रखनी। बाकी फिर टॉपिक्स की अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, तो टोटल मतलब 5 तरह के टॉपिक्स हैं, जिसमें आपको पहला तो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज होता है, तो नया रेशियो निकालना या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, ठीक है। दूसरा गुडविल का ट्रीटमेंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी रिवैल्यूएशन में अब आप चैम्प हो चुके हैं, पुराने चैप्टर में आपने कर लिया था। रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट में भी आप चैम्प हो, वो भी पुराने चैप्टर में कर लिया था। बाकी इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को आप बहुत अच्छे से मतलब रिवाइज करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कितने केस होते हैं? मतलब 3 ही मानो आप, वैसे 2 होते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें 2 तरह की लैंग्वेज होती है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप अपने लिए 3 ही मान लो। अच्छा, तो अब देखो, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो आपको मैंने बताया था कि हमें नया रेशो निकालना पड़ता है या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ता है। बाकी इसमें जो एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए हैं कॉन्सेप्ट में, वो आप रेफ़र कर लेना, या बुक के अगर जो इम्पॉर्टेंट बताऊंगा वो कर सकते हो। तो इसमें बस कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे सबसे पहला तो बेसिक एग्जांपल है, सबसे पहला तो इसी को ध्यान रखना। अगर मान लो ऐसे दे रखा है कि 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:1, और
लिखा है डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, ठीक है, बस और कुछ नहीं बोला। तो आपको नया रेशियो निकालने के लिए क्या स्टेप सिखाए थे बताओ? लेट टोटल शेयर बी 1। तो इसमें सबसे पहले आपको यही स्टेप लगाने हैं कि लेट टोटल शेयर बी 1, फिर डी का शेयर 1/6। तो डी का शेयर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास रिमेनिंग शेयर बच जाएगा ए बी सी का 5/6। फिर आप उस रिमेनिंग शेयर को 5/6 को ए बी सी के बीच में 3:2:1 में बांट दोगे, और डी का तो 1/6 है ही ऑलरेडी। फिर चारों को कॉमन एलसीएम लेकर जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको नया रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सबको याद आ गया स्टेप कैसे करना है, लेट टोटल शेयर 1। बाकी इस एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये होती है कि इस एग्जाम्पल में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है वो क्या होता है, ओल्ड रेशियो। तो आप इस एग्जाम्पल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो को नहीं निकालो, टाइम वेस्ट करे बिना आप ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो ले सकते हो, ठीक है। तो ये था एक एग्जाम्पल। बाकी कुछ और एग्जाम्पल्स है वो भी आप मतलब एक बार ज़रूर देख लेना कॉन्सेप्ट में। इसमें ये ट्विस्ट था कि फ्यूचर रेशियो अलग दे रखा था कि ABC का फ्यूचर में रेशियो 5:3:2 हो गया। तो इस केस में फिर हमें जो रिमेनिंग शेयर बांटना है वो फिर 5:3:2 में बांटना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल में बस ये हल्का सा ट्विस्ट हो गया था। फिर आपको थर्ड एक एग्जाम्पल दिया था, उसमें ऐसा लिखा था कि सी पार्टनर ने जो एक्वायर करा अपना नया रेशियो नया शेयर, वो ए और बी से एक्वायर करा 2:1 में। तो इसमें ये 2:1 जो होता है बताओ ये क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में ये 2:1 जो होता है ये क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसमें हम ए से भी और बी से भी देखो माइनस करवाएंगे 2:1 के रेशियो में। तो जो भी शेयर सी को मिला वो 2:1 में ए और बी आपस में सैक्रिफाइस करेंगे। तो ये भी मतलब एक क्वेश्चन हो गया। फिर एक था जिसमें आपको इस तरह से दे रखा था कि 20% शेयर के लिए नया पार्टनर एडमिट हुआ, कई बार वो ऐसा भी दे सकता है। तो 20% का मतलब हो गया कितना शेयर, 1/5। बाकी लिखा है विच ही एक्वायर्स फ्रॉम एक्स। तो फ्रॉम तो मैंने आपको बता ही रखा था कि फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस करना है। तो हमने एक्स में से माइनस कर दिया। फिर इसी तरह एक था एग्जाम्पल जिसमें लिखा था ऑफ एक्स या ऑफ वाई। तो ऑफ का मतलब आपको पता ही है अब कि ऑफ में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इस बार हमको एक्स और वाई में से शेयर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर मतलब एक्स और वाई सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तो बस आप ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये कर लेना, आपके लिए सफिशिएंट है। ऐसी एक एग्जाम्पल ये भी था, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। इसमें लिखा था कि डी एडमिट हुआ नया पार्टनर, और एक बड़ी अच्छी लाइन इसमें ये दे रखी थी कि बी कह रहा है कि मैं अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करूंगा। तो अब इसके स्टेप बताओ किसको याद है, टोटल शेयर 1, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो टोटल शेयर 1 ले लेंगे लेट, फिर डी का शेयर जो 1/4 है वो भी माइनस कर देंगे, और बी ने जो कहा कि मैं रिटेन करना चाहता हूँ अपना 3/10 शेयर, वो भी माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही। तो ये आपको स्टेप याद रखने। तो रिमेनिंग शेयर सिर्फ ए और सी के बीच में बांट देंगे और फिर सॉल्व करके नया रेशियो आ जाएगा। बाकी 7 सिंपल था, वो एक नॉर्मल क्वेश्चन था। अच्छा 8th एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, मतलब मैं स्टार बना रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन की। मतलब इसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा होता है और नया रेशियो निकालना होता है ना। तो मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो हालांकि अब आपको आसान लगेगा लेकिन मतलब फिर भी देख के जाना। तो जैसे इस क्वेश्चन में ABC का रेशियो दे रखा था और D इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर। तो इसमें इन्होंने ABC का सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है और नया रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें D का जो शेयर है 3/10 वो तीनों पार्टनर्स में से माइनस करना पड़ेगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से। तो ये मतलब इसमें सॉल्यूशन था, ठीक है। चलो खैर, तो रेशियो तो आप अब निकाल लोगे, सिंपल। उसके बाद जो दूसरा मेन कॉन्सेप्ट था वो अब बड़े ध्यानपूर्वक मेरे साथ रिवाइज करना, वो था आपका गुडविल और PFG का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसको हम धीरे धीरे 1 बाय 1 करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको लिखवाया था एग्जिस्टिंग गुडविल का, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, मतलब सेम ही है पुराने चैप्टर की तरह कि इसे हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। तो ये तो सिंपल हो गया, ठीक है जी। अब आते हैं हम PFG पर। नया पार्टनर जब PFG लाता है तो अगर नया पार्टनर PFG प्राइवेटली लाया तो आपकी एंट्री हो गई नो एंट्री, कुछ नहीं करना।
अब उसके बाद लिखा होता है कभी कभी कि नया पार्टनर अपने साथ पीएफजी लाया इन कैश, तो उसकी दो कॉन्सेप्चुअल एंट्री आप बड़े ध्यान से देख लो कि क्या है। पहली एंट्री है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें वो कैपिटल जो लाया वो लिखेंगे, और टू पीएफजी अकाउंट, इसमें जो पीएफजी लाया वो लिखेंगे। फिर सेकेंड एंट्री जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है पीएफजी अकाउंट डेबिट, और उसके बाद आपको गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो ये कॉन्सेप्चुअल एंट्री ज़रूर याद रखना। बाकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का अमाउंट निकालने के लिए ये नीचे बक्से में फॉर्मूला दे रखा है कि जो भी गुडविल ऑफ द फर्म है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर से, जो हमने पिछले चैप्टर में भी वैसे करा था। अच्छा जी, फिर होता है कभी कभी नया पार्टनर पीएफजी या तो थोड़ा सा लेकर आता है या नहीं लाता, तो उस केस में पहली एंट्री तो आपको सेम ही करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर कैपिटल टू पीएफजी, जितना वो लाया। लेकिन मेन चीज़ जो आपको सिखाई थी वो ये, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीएफजी अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद हम क्या डेबिट करते हैं, ग्रीन रंग में है करंट अकाउंट, तो हमें जो भी पैसे वो पीएफजी के नहीं लाया वो कहाँ से छीनने हैं, करंट अकाउंट से। तो ये बात ध्यान रखनी है। और फिर ये बैलेंस शीट में शो भी होते हैं, कहाँ, एसेट साइड पे। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये एसेट साइड पर शो करना पड़ेगा। बाकी सेम रहेगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना, ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है पीएफजी में जिसमें नया पार्टनर अपने साथ एसेट्स लेकर आ जाता है, यानी कि स्टॉक ले आएगा, बिल्डिंग ले आएगा, या ये सब चीज़ें ले आता है। तो उस केस में पहली एंट्री ही बस आपकी चेंज होगी, आप कैश की जगह क्या लिखोगे, डेबिट एसेट्स। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू पीएफजी, और सेकेंड एंट्री तो फिर से सेम, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू, मतलब गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये यहाँ तक कहानी ओके होगी। चलो अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। यहाँ बॉक्स में हमने पहले बॉक्स में लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालेंगे। तो देखो, उसको निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जो भी गुडविल होगी फर्म की, है ना, पूरे फर्म की गुडविल, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नए पार्टनर के शेयर से। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले से कई बार हम गुडविल भी निकाल सकते हैं ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म अगर निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो ये कई बार आपके मतलब क्वेश्चन में काफ़ी यूज़ होने वाली चीज़ है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, बाकी ऊपर वाले केसेस में हम एज्यूम करते हैं कि बिजनेस के अंदर पीएफजी को रिटेन करा गया है। क्या करा गया है, रिटेन। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि इन्होंने पीएफजी विड्रॉ कर ली, तो फिर आपको एक तीसरी एंट्री और करनी पड़ेगी। तो क्या करनी पड़ेगी बताओ आर्य भाई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फिर आपको तीसरी एक और एंट्री करनी पड़ेगी विड्रॉ की। अच्छा, तो यहाँ तक तो हो गए सिंपल केसेस। लेकिन अगर आपकी किस्मत हुई खराब और एग्जामिनर ने सोचा चलो बच्चों को अब डराएं, तो फिर वो कौन सा केस दे सकता है, हिडन गुडविल वाला, यानी कि जिसमें आपके पास ना तो वो पीएफजी देगा और ना ही वो आपको गुडविल देगा। तो मतलब आपको कुछ भी नहीं देगा, फिर हमको अपने आप निकालना पड़ता है पीएफजी और गुडविल। तो उसके स्टेप्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर 1 स्टेप में टोटल कैपिटल। उसका तो फॉर्मूला होता है नए पार्टनर की कैपिटल वो गिवन होगी इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, वो भी हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टेप 2 में हम निकालते हैं नेट वर्थ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता ही है, बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है, कि मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो इस स्टेप में करते हैं। क्योंकि मैंने जितनी अपने एक्सपीरियंस में देखा है वो बच्चों की इस स्टेप में गलती होते हुए देखा है। अब वो क्या गलती है मैं वो भी बता देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर से। बच्चे नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड करना भूल जाते हैं। जब वो नेटवर्थ निकालते हैं सेकंड स्टेप में, तो वो जोश जोश में सब कुछ तो कर लेंगे, लेकिन वो नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड करना भूल जाते हैं। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से आपको मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि ये वो गलती का बड़ा पॉइंट है। तो आप चाहे मार्क कर लो या सतर्क रहना, अब आपकी चॉइस है। बाकी तो फॉर्मूला खैर आपको पता ही है कि एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जो भी
पुराने पार्टनर्स की कैपिटल सब कुछ करने के बाद बची है वो प्लस नए पार्टनर की कैपिटल, या फिर आप दूसरे तरह से भी निकाल सकते हो कि भाई टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी प्लस रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल और प्लस नए पार्टनर की कैपिटल। अच्छा, फिर स्टेप 3 तो हो ही जाएगा। अब कैसे आएगी गुडविल? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ठीक है। तो इसमें देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन इस पर आए हैं, ठीक है ना, तो ये याद रखना। बाकी फिर प्रीमियम फॉर गुडविल हम कैसे निकाल लेंगे? गुडविल को मल्टीप्लाई कर देंगे नए पार्टनर के शेयर में, है ना। चलो, तो ये सब कहानियाँ आपको मैंने समझा दी थी उसकी पीएफजी की, ठीक है ना। फिर इसके हमने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस एग्जांपल्स करे थे, वो सब बेसिक है, मतलब वो अब आप सीधा बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो। बाकी जैसे आप मार्क कर लो, हमने सब छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस करे थे, लेकिन पीएफजी की प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन एक तो 21 है, ये आप मार्क कर सकते हो या लिख लो बस, ताकि आप जब रिवीजन करो तो इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नया रेशो भी निकाला हमने और नए रेशो को निकाला, फिर इसमें एक पार्टनर गेन कर रहा था। देखो मतलब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एक पार्टनर गेन कर रहा था और इसमें देखो गुडविल भी नहीं दे रखी थी उन्होंने, तो गुडविल को भी हमने फाइंड कैसे करा? पीएफजी इनटू रेसिप्रोकल ऑफ नया पार्टनर का शेयर। तो मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के नज़रिए से, ठीक है। बाकी ये सिंपल हैं, ये भी सिंपल हैं। उसके बाद आप 31 भी मार्क कर लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के नज़रिए से। इसमें ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा कि पार्टनर 60% पीएफजी लाया था और 40% नहीं लाया था। तो मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ। तो जितने रुपए वो नहीं लाया था उसके लिए हमने क्या करा? उसके करंट अकाउंट को डेबिट करा था। तो ये इसमें ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो मेन पीएफजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखो ये एग्जाम के कुछ क्वेश्चन हिडन गुडविल के, है ना। तो आप 34 को लिख सकते हो, एक अच्छा क्वेश्चन, इससे आपका हिडन गुडविल का देखो स्टेप्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सब हमारे पीएफजी के वो थे। बाकी फिर था जी ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व। ये तो खैर सबको पता ही है, तो एक लाइन में बता दो, फ्री रिजर्व का क्या करना है हमको? पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कोई भी फिक्टिशियस एसेट है तो वो भी ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देना है। बाकी WCR और IFR का ट्रीटमेंट वो भी बिल्कुल सेम रहेगा, पुराने चैप्टर में हमने कर लिया था, और रिवैल्यूएशन का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, पुराने चैप्टर में कर लिया था, ठीक है ना। फिर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कराया था, वो दिखा देता हूँ क्यों कराया था, वो आप ध्यान से सुन लेना। सिर्फ इसमें 2 पॉइंट्स हैं जिनकी लैंग्वेज की वजह से करवाया था। जैसे कभी कभी ऐसा लिखा होता है, बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, ठीक है। जैसे इसमें था बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 15%। तो अब इसमें पहली बात तो ये कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये नुकसान हो गया, जबकि ये नुकसान नहीं है। इसका मतलब है कि हमको अब बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। और फिर दूसरी चीज़ ये बादल में देखना, मैंने इसको आपको शॉर्टकट बताया था कि आप बिल्डिंग की वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो? 1,70,000 इंटू 100/85। अब ये बताओ 85 कैसे पता चला? जितना अंडर वैल्यू हो रहा है आप 100 में से उसको माइनस कर दोगे। तो अगर मान लो इसमें लिखा होता बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो क्या करते? 100/80। अगर लिखा होता अंडर वैल्यूड बाय 30%, तो 100/70, है ना। सेम चीज़ उल्टा है स्टॉक में। अब स्टॉक में लिखा था स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो इसका मतलब अब हमें स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, तो हम उसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं? 96,000 इंटू 100/120। अगर लिखा होता है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 30%, तो क्या करते? 100/130, है ना। तो मतलब ये एक एग्जांपल आप एक बार अपने आप भी करके देख लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि भाई ये है। अच्छा, फिर इसी तरह एक और दूसरा एग्जांपल था बैड डेट्स और पीडीडी को लेकर, ये भी थोड़ा मतलब आप ध्यान से करके जाना। एक बार इसका कॉन्सेप्ट दोबारा समझाता हूँ। पीडीडी का मतलब होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो जैसे हमारे इस एग्जांपल में हमारी बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना दे रखा है? 6,000 पहले से, ठीक है।
फिर नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि बैड डेट्स हो गए 10,000 के। कितने के हो गए बैड डेट्स? 10,000 के। तो अब देखो बच्चे को लगता है कि शायद 10,000 रुपये का नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन में, लेकिन बताओ चौहान साहब, आप तो होशियार हो, आपको याद ही होगी कहानी। तो बैड डेट्स अगर 10,000 के हुए हैं तो सेकेंड एंट्री देखना सभी प्यारे बच्चों। तो हम 10,000 के बैड डेट्स को जब एडजस्ट करते हैं तो पहले कहाँ से एडजस्ट करेंगे? पीडीडी से। तो 6,000 का जो पीडीडी था आप पहले उससे एडजस्ट करेंगे, और फिर रिवैल्यूएशन में सिर्फ कितना नुकसान लिखेंगे आप? ओनली 4,000। तो ये बात सबको याद आ गई, मतलब ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कई बार इसमें भी बच्चा गलती कर देता है। तो पीडीडी अगर है तो बैड डेट्स को पहले आप पीडीडी से एडजस्ट करना, फिर बचे हुए को ही रिवैल्यूएशन में डालना। बाकी अगर वो कह रहा है कि नया पीडीडी बनाओ तो वो तो आप बना ही लोगे, वो तो एक सिंपल आपका रिवैल्यूएशन डेबिट टू पीडीडी नुकसान हो जाएगा, ठीक है जी। चलो उसके बाद ये सब क्वेश्चन थे छोटे मोटे बच्चों वाले, जो अब आपके लिए बहुत इजी हैं। इनको आप मत करना, रिवीजन में भी मत करना। बाकी ये एक क्वेश्चन 53 आप मार्क कर सकते हो। इसमें आपका ये है कि इसमें आपको हर तरह के रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आईएफआर, जनरल रिजर्व, ये वो की मतलब एंट्रियाँ थी, मतलब एक ठीक है, अब तो इजी लगेगा, लेकिन वो आप कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है जी। बाकी पीएफजी के फिर मतलब क्वेश्चन वो तो मैंने आपको मार्क करा दिया, आप बुक वाले ही कर लेना, वो सब आपके क्वेश्चंस हो गए। अब आ जाओ आप यहाँ पर, उसके बाद जो आखिरी कॉन्सेप्ट था वो देख लो एक बार ध्यान से। अब हमको एग्ज़ाम में बेसिकली कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होंगी, या मतलब कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो उसके स्टेप्स अब आपको मेरे साथ साथ बोलने हैं, ठीक है, ताकि याद हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है बताओ? फॉर्मेट। तो अगर वो कह रहा है 2 चीज़ें बनाओ तो दोनों ढांचे बनाना, वो कह रहा है 3 चीज़ें बनाओ तो तीनों ढांचे बनाना। फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है आपको हमेशा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, वर्किंग नोट में। उसके बाद आपको पीएफजी की क्या करनी है? एंट्री वर्किंग नोट में। फिर आपको बैलेंस शीट में आइटम्स चेक करने, याद है स्टेप सिखाए थे। अब बैलेंस शीट में आपको क्या क्या आइटम्स दिख सकते हैं? जनरल रिजर्व, चॉकलेट मतलब कूड़ा है ना, या मटका, मटका मतलब WCR, IFR, ये सब चीज़ें। तो उनको हमें खुद ट्रीट करना पड़ता है, क्वेश्चन बोलेगा नहीं। फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे, और फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट, और फिर लास्ट में बैलेंस शीट अगर बोलता है तो, है ना। मतलब एक प्रोसीजर से इस तरह से चलेंगे। चलो तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा देता हूँ, हालांकि एडजस्टमेंट भी सिखा दूंगा कुछ के। तो आप एक 63 मार्क कर लो। 63 क्वेश्चन हमने करा था बुक का डिस्कस, तो ये बेसिकली इसलिए अच्छा है रिवीजन के लिए। इसमें काफ़ी आपके मल्टीपल पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। IFR भी है, जनरल रिजर्व भी है, और ये सब चीज़ें हैं, है ना। उसके बाद ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, और मेन तो एडजस्टमेंट के क्वेश्चन होते हैं। बाकी एक 67 है, ये भी आप एक मार्क कर लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 67 के अंदर बेसिकली हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट था, है ना। तो 67 इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें हिडन गुडविल थी, तो वो भी आपके रिवीजन में सही रहेगा। बाकी एडजस्टमेंट के बताता हूँ आपको इम्पॉर्टेंट, जिसमें कुछ अच्छी बात होगी। चलो तो अब देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देख लो, ये पहले की कॉन्सेप्ट, फिर इसके बताता हूँ क्या थे। मेन इसमें 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं, 2 केसेस होते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। केस 1 जो होता है, केस 1 उसके अंदर हमें नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी होती है, ठीक है। उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है, अभी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन में नीचे, कि नया पार्टनर जो कैपिटल लाया वो गिवन होगा, और फिर क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि पुराने जो पार्टनर्स हैं दे विल एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है। तो पहले आपको समझ आ गया केस की लैंग्वेज क्या हो। तो इसके स्टेप बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले निकालनी है टोटल कैपिटल। वो कैसे निकालोगे बताओ? नए पार्टनर का कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, वो तो सेम हो गया। फिर आप इस टोटल कैपिटल को डिवाइड करोगे किसमें? न्यू रेशो में। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको न्यू रेशो इसमें निकालना पड़ेगा।
और फिर उसके बाद आप जो भी कैपिटल आई उसको लिख दोगे टू बैलेंस सी डी के तौर पे। फिर बैलेंस आपका क्रेडिट में भी बच सकता है, डेबिट में भी बच सकता है। अब वो एडजस्ट कैसे करेंगे बताओ हम? या तो कैश अकाउंट से अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, और अगर क्वेश्चन कह रहा है करंट अकाउंट से तो फिर करंट अकाउंट से। तो मैंने इसका डेमो आपको करके दिखा रखा था। बाकी इस डेमो में ये ध्यान रखना, अगर करंट अकाउंट बचते हैं तो वो आपको याद रखने वो नीचे फिसल जाएंगे बैलेंस शीट में। बाकी अगर कैश अकाउंट बचता है तो मैंने उसका भी ट्रीटमेंट लिख रखा है। इधर कैश बचने का मतलब है कैश में से माइनस करना है, उधर कैश बचने का मतलब है कैश में ऐड करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है जी। और इनकी जर्नल एंट्रियाँ भी अकॉर्डिंगली आपको लिखवाई थी, है ना। कभी कभी जर्नल एंट्री भी पूछ लेता है कि भाई इसकी क्या है और उसकी क्या है, तो वो भी कर लेंगे। अच्छा, तो इसका एक सवाल है 80, वो आप मार्क कर सकते हो रिवीजन के लिए। तो उसमें आपको बस लैंग्वेज दिखा देता हूँ, ये देखो 0.5 कि कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, ठीक है ना। तो इस तरह की लैंग्वेज आपको दे रखी होगी। तो ये केस 1 की पहचान होती है। आपका केस 1 का ये लैंग्वेज हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये सब केस 1 की क्वेश्चन है। देखो इसमें ऐसे दिखा देता हूँ। तो जैसे इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस जो बच रहा है ना, तो वो बैलेंस जो है नीचे बैलेंस शीट में फिसल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। तो या तो कैश से हो सकती है एडजस्टमेंट या करंट से हो सकती है एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद चलते हैं अपने केस 2 पर। अब केस 2 की पहचान ये होती है मेनली कि इसमें नए पार्टनर का कैपिटल जो है वो गिवन नहीं होगा। इसमें नए पार्टनर की कैपिटल जो है वो नहीं दे रखी होगी। इसमें आपको नए पार्टनर की कैपिटल बल्कि खुद निकालनी पड़ेगी, यू हैव टू फाइंड। तो इसमें लैंग्वेज जो कीवर्ड है वो बता रहा हूँ, वो लिखा होता है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। तो ये उसकी लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन 83 अभी दिखा भी दूंगा, आप चाहे पहले से लिख लो इसका ये क्वेश्चन, मतलब आप रिवीजन में कर लेना। तो इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। तो इसको माइंड में मतलब चलाओ कि ये क्या कह रहा है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उन दोनों की कैपिटल्स को आपको कंबाइन करना है, जोड़ना है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है उन दोनों के ही कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से। तो ये मतलब आपको स्टेप 1 में करना है। बाकी स्टेप 2 में तो फिर आप नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट कर लोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल कैपिटल इनटू हिज शेयर, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं कह रहा था इसमें कभी कभी लैंग्वेज बदल जाती है, वो है ये स्टार पॉइंट कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 1/4 ऑफ कंबाइंड कैपिटल या 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तो इसका भी क्वेश्चन मार्क कर लो 86। तो फिर आपको रेसिप्रोकल से नहीं मल्टीप्लाई करना। तो आप मतलब इधर देखो बादल में ट्विस्ट क्या हो जाएगा हल्का सा, कि फिर आपको जो कंबाइंड कैपिटल्स हैं ओल्ड पार्टनर्स की, सीधा उससे नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करना है। फिर इसमें आपका स्टेप 1 नहीं लगेगा, मतलब आपका थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यही 2 क्वेश्चन इसमें बेसिकली आप मार्क कर लेना, 83 और 86। तो देखो ये 83 है, इसमें आपको स्टेप दिखा देता हूँ नीचे कि हमने नए पार्टनर की कैपिटल कैसे फाइंड करी। ये देखो इसमें हमने नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड करी थी, ये देखो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, है ना, फिर मल्टीप्लाई करा रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, तो ये आ गई टोटल कैपिटल 338,400। और फिर उस 338,400 में नए पार्टनर का कैपिटल फाइंड आउट करा 56,400, ठीक है। लेकिन अब 86 में देखना ट्विस्ट, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। इसकी लैंग्वेज में लिखा था, फर्स्ट पॉइंट में लिखा था कि मोहन ब्रिंग 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान। इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल वर्ड नहीं लिखा था। तो इसका स्टेप दिखाता हूँ। इसमें हमने फिर कैपिटल कैसे निकाली थी मोहन की। इसमें सीधा मोहन की जो कैपिटल निकली वो कैसे निकली कि बस हमने आन और शान की कैपिटल को जोड़ा, यानी ऐड करा, और सीधा उसका 1/4 निकाल दिया। तो मतलब आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो क्लियर हो गए, दोनों क्वेश्चन कर लोगे रिवाइज। चलो, तो मतलब ये था संपूर्ण कॉन्सेप्ट फिलहाल जो इस चैप्टर का
आपको आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। They admit D into the partnership with 1/4 share which he acquires from A and B in the ratio 2:1. On D's admission, the goodwill of the firm is valued at 6 lakh. However, D is unable to bring his share of goodwill in cash. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन एक ऐसा आता है जिसमें आपको एंट्री भी करनी है और रेशियो भी निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करें, रेशियो निकालें या एंट्री करें? चलो रेशियो निकाल लेते हैं, आ जाओ। हाँ देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, दे ही दिया ना उसने कि ए और बी से हमने एक्वायर करा 2:1, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आपको पता है, लेकिन चलो रेशियो निकाल लेते हैं पहले। तो ए का शेयर 3/6, बी का शेयर 2/6, सी का शेयर 1/6। अब डी नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और ए और बी से वो ले रहा है 1/4 शेयर अपना, और ए और बी से 1/4 किस रेशो में ले रहा है? 2:1, तो 2/3 ए से और 1/3 बी से। सी से कुछ नहीं ले रहा, तो सी को आप एज इट इज़ छोड़ दो चाहे। तो ये मैथमेटिक्स करो सॉल्व अब आप। ए का कितना बन रहा है? 12। 4/12, 4/12, बी का 3/12, सी का 2/12 और डी का 3/12। ठीक है, तो न्यू रेशो तो यहाँ लिख लेता हूँ, कोने में आ गया 4:3:2:3। ठीक है, अब गुडविल की एंट्री करनी है। जो नया पार्टनर प्रीमियम लाता है ना, लेकिन वो लेकर नहीं आया, लिखा है डी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। हाँ डी, नहीं नहीं नहीं, पीएफजी तो लाया ही नहीं ना, है ना, तो पीएफजी तो वो लाया ही नहीं, तो अब हम डीज करंट अकाउंट डेबिट छीन लेंगे पैसा टू ए और टू बी। ठीक है, तो डी का पीएफजी में शेयर निकाल लो, 1,50,000। ठीक है, और वो ए और बी को सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे दो 2:1 में। तो 1,50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो था 2:1, उसमें बांट लो। ठीक है, फास्ट फास्ट करना है, बिल्कुल सुपर फास्ट। तो बांटो 2:1 में, सीधा सीधा आ जाएगा मेरे ख्याल से। 2:1 में तो 1,50,000। ठीक है, तो इसमें बस मुद्दे की बात यह है कि डी अगर अपना प्रीमियम नहीं ला रहा तो उसके करंट अकाउंट से छीनना है। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो में ए और बी को दे देंगे बस। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी छोटा क्वेश्चन है। रोहित एंड रोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं, 3:2। गणेश इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, half of which is gifted by Rohit and the remaining is taken by Ganesh equally from Rohit and Rohan. Calculate new profit sharing ratio. ठीक है, कर लूँ चेक फटाफट। तो रोहित है और रोहन है और नया पार्टनर गणेश। चलो बातें नहीं, फटाफट, तभी मैं तुम्हें आगे बैठा रहा था, बस अब बैठाता हूँ अभी आगे इस क्वेश्चन के बाद।
तो 3/5 और 2/5, ठीक है। रोहित और रोहन का शेयर तो दे रखा है 3/5 और 2/5। अब आगे कैसे करोगे सॉल्व, वो आप बताओ पहले। सर पहले तो 3/5 के से माइनस करेंगे हम हम्म, 3/20 हाफ शेयर ठीक है। 3/20। तो गणेश इज़ एडमिटेड एज 3/10 शेयर। अच्छा, तो गणेश का शेयर 3/10 है, जिसमें लिखा है हाफ ऑफ विच इज़ गिफ्टेड बाय रोहित। तो आधा तो पहले रोहित से माइनस कर दो। आधा कितना हो गया 3/20, ठीक है। ठीक है जी, तो आधा शेयर तो रोहित से माइनस कर दिया। फिर बोले जो बचा हुआ आधा है उसका आधा आधा दोनों से ले लो। ठीक है, अब जो बचा हुआ आधा है, बिल्कुल सही, द रिमेनिंग शेयर जो है वो रोहित और रोहन से बराबर बराबर ले लो। तो 3/40 3/40। ठीक है, तो 3/40 और 3/40 रोहन और रोहित से दोनों से ले लो। तो 3/40 और 3/40 रोहन से और रोहित से दोनों से ले लो। अब इसको सॉल्व करो, डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। तो वो बताओ कितना आ रहा है ये गणित सॉल्व करके। सर डिनोमिनेटर 15/13/12। 15/40, यस सर 13 13/40 12/40। और 12/40, ठीक है। तो सही आ रहा है उत्तर। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन गया 15:13:12, ठीक है, 15:13:12, परफेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं जी, ये भी इम्पॉर्टेंट मज़ेदार है। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits equally. They admit C into partnership, C paying only 60,000 for premium out of his share of premium 1,08,000 for 1/4 share of profit. तो इस लाइन का मतलब समझ गए कि ए और बी तो इक्वल पार्टनर्स हैं और सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, लेकिन सी खाली 60,000 लेकर आ रहा है आउट ऑफ 1,08,000। गुडविल अपीयर इन द बुक्स, तो ये बताओ कौन सी गुडविल है। सर परचेज एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब। परचेज। तो गिव जर्नल एंट्रीज। पहले तो राइट ऑफ करनी होगी। ठीक है, तो पहले तो एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री लिख लो मेरे साथ फटाफट। ए डेबिट बी डेबिट टू एग्जिस्टिंग गुडविल। 1.5 लाख 1.5 लाख 3 लाख। ठीक है, तो ए और बी में बराबर बराबर कर दो राइट ऑफ, 1.5 लाख और 1.5 लाख, और टू गुडविल 3 लाख। फिर PFG की एंट्री रहेगी। अब सी अपने साथ 60,000 लाया, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट सर अब करंट अकाउंट वाली एंट्री कर दो। 60,000 रुपये, ठीक है। और अब जो है 1,08,000 रुपये उसको लाने थे, लेकिन वो लाया सिर्फ 60,000, तो क्या एंट्री। पहले तो PFG अकाउंट डेबिट 60,000, जितने रुपए वो लाया, और जितने रुपए वो नहीं लाया वो कहाँ से छीन लोगे, सी के करंट अकाउंट से 48,000। ठीक है, तो दोनों मिलाकर 1,08,000 हो गए ना। अब ये ए और बी के सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दो, 1,08,000 54 ठीक है, तो बस 3 नंबर पक्के सही आ रहा है। चलो ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। करण, रोहित एंड सुमित वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1. They admit Govind as new partner for 1/7 share. The new profit sharing ratio is 2:2:2:1. ठीक है, गोविंद brought 3 लाख रुपए for capital and 45,000 for his share of goodwill. ठीक है, show your workings clearly, pass the necessary journal entries. तो बताओ इसमें क्या करें पहले।
हाँ मतलब वो तो कर ही लेंगे, पहले हम क्या निकाल लें। हाँ तो करण, रोहित और सुमित का हम वो निकाल लेते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके कि किसने क्या सेक्रीफाइस करा। न्यू शेयर है 2/7, 2/7 और 2/7। ठीक है, तो ये गणित आप करके बताओ ज़रा। इसका आ रहा है पॉजिटिव 9/42, इसका आ रहा है पॉजिटिव 2/42। 9 6 42 है ना, 21 माइनस 12। और इसका आ रहा है जी 7 माइनस, तो इसका तो -5/42 आ रहा है, यानी ये कर रहा है सुमित गेन। तो करण और रोहित तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं और सुमित कर रहा है गेन, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। ठीक है, अब गुडविल की पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो वो नीचे निकाल लेता हूँ कि ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, एक बार बच्चों को सिखाओ। ठीक है, पीएफजी की जो वैल्यू है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ जो नया पार्टनर है, न्यू शेयर, बिल्कुल सही। तो पीएफजी की वैल्यू है 45,000 और इंटू 7/1, तो कितना आ रहा है ये भी बताओ। ये आ रहा है 3,15,000 ना। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 3,15,000। अब 2 एंट्रियां करनी है हमें। गोविंद नया पार्टनर आ गया, तो पहली तो पैसे लाने की कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए लाया था गोविंद अपने साथ, 345। 2 किस बात के, कैपिटल के 3 लाख, और 2 पीएफजी के 45,000। और दूसरी एंट्री सबसे चटपटी, पीएफजी अकाउंट डेबिट 45,000। हाँ अब तो याद है ना, अब गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है। गेन कौन कर रहा था, सुमित। ठीक है, तो सुमित को डेबिट करेंगे और शेयर कैसे निकाल लेंगे, गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका गेनिंग शेयर 5/42, और क्रेडिट किन दोनों को कर देंगे, करण और रोहित, और इनका भी शेयर कैसे निकाल लेंगे, गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे इनके सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो करण का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना था, 9/42, और रोहित का कितना था, 2/42। तो ये गणित आप करके कृपया मुझे बताइए। इसमें एक पार्टनर गेन कर रहा है, तो सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं लिख सकते। एक बच्ची पूछ रही है, सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500, ठीक है, टू करण 67,500, ठीक है, टू रोहित 15,000। ओके। तो बस एंट्री आपकी अपने आप मैच कर जाएगी, आपको दिमाग नहीं लगाना। तो पीएफजी डेबिट 45,000, सुमित डेबिट, देखो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। एक पार्टनर को गेन करवा देते हैं तो उसको डेबिट कर दो। करण और रोहित सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो गए। ठीक है, तो क्लियर हो गया वाला भी। चलो ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, मस्ट।
B and G were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:1. ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना, दो पार्टनर्स हैं B और G विद कैपिटल ऑफ 40,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इनकी कैपिटल है 40,000 और 30,000 रेस्पेक्टिवली। They decided to admit Naveen into partnership on the condition that he would bring 20,000 as capital and 6,000 as his share of goodwill, ठीक है, for 1/4 share of profit. Okay. उसके बाद ध्यान से पढ़ना, half of the amount of goodwill was withdrawn by existing partner. तो इसकी एंट्री सुनाओ, याद है? डेबिट टू कैश। तो इन्होंने जब पैसे विड्रॉ कर लिए तो जो आप पीएफजी की नॉर्मली एंट्री करते हो ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ तक करी, फिर आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश। ठीक है, तो खैर कर लेंगे वो तो। फिर लिखा है द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ये पढ़ लेना अच्छे से, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वर टू बी अरेंज्ड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ नवीन्स कैपिटल। तो ये कौन सा केस आ गया? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर आपको पुराने पार्टनर्स की भी कैपिटल एडजस्ट करनी है। और बाकी लिखा है एक्सेस और डेफिसिट कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड इन कैश। जो भी एक्सेस या डेफिसिट होगा उसको कैश में एडजस्ट करना है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड कैश अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज मैं चिपवा के करवाऊंगा आपको, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट आपको करना होगा अपने यहाँ पर। चलो, बाकी क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, तो पहले वो कर लेते हैं हम, जर्नल एंट्रीज, मतलब जो बेसिक वाली हैं वो कर लेते हैं। तो पहले तो पैसे लाने की कर लेते हैं सिंपल। कैश अकाउंट डेबिट 26,000 रुपये टू नवीन कैपिटल 20,000 टू पीएफजी 6,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री पीएफजी डेबिट 6,000 टू ए और बी, नहीं ए और बी नहीं, क्या नाम थे, बीरेंद्र और गौतम, तो बी और जी। तो इनको बांटो, क्या था इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो? हाँ, मतलब ओल्ड रेशो ही ले लेंगे, 4,000 और 2,000। ठीक है, अब थर्ड एंट्री देख लो ध्यान से अगर आपको नहीं पता तो। फिर उसने क्या कहा था? हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन। अब इन्होंने आधा पैसा विड्रॉ भी कर लिया है, तो अपने अपने पीएफजी का आधा आधा पैसा विड्रॉ कर लेंगे। तो बी कितना विड्रॉ कर लेगा? आधा, और वो 1,000, राइट। तो ये एंट्री आपको मतलब विड्रॉ की और करनी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इन्होंने अपने अपने पीएफजी को आधा आधा विड्रॉ कर लिया, है ना। बस बाकी तो एक चौथी एंट्री होगी, वो आप करोगे, वो क्या होगी वैसे ही बता दो। हाँ, या तो वो कैश मतलब विड्रॉ कर रहे होंगे या कैश अपना घर से ला रहे होंगे पार्टनर। मतलब जब आप एडजस्टमेंट कर लोगे कैपिटल तो उसके बाद पैसा या तो ला रहे होंगे या ले जा रहे होंगे, वो वाली एंट्री। तो वो तो आप कैपिटल अकाउंट बनाकर बाद में बनाना। तो अब जितनी फुर्ती से हो सकता है, मतलब जितनी आप में स्पीड है, पूरी स्पीड लगा दो। प्रेजेंटेशन की चिंता नहीं है, स्पीड में करना है। तो आप स्पीड में करो, कैपिटल एडजस्टमेंट करके, मतलब कैपिटल अकाउंट बनाओ, मुझे भी बताओ, और कैश अकाउंट बनाओ, मुझे भी बताओ। फिर एंट्रीज तो कर ही लेंगे। हाँ, एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट के स्टेप में फिर भी बता देता हूँ। देखो, जैसे नया पार्टनर है और वो नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है? 20,000। उसका शेयर 1/4 है, तो आप रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना आ गया टोटल कैपिटल? 80,000।
अब इसको नए रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो नया रेशियो अगर आप निकालते भी हो तीनों पार्टनर का तो शायद 2:1:1 निकलेगा। तो आप 80,000 को 2:1:1 में डिवाइड कर दो, तो आपको मतलब लास्ट वाले को तो हाँ लास्ट वाले का तो छोड़ो, लेकिन बीरेंद्र की कैपिटल पता लग जाएगी 40 और गौतम की कैपिटल पता लग जाएगी 20। बस तो इन दोनों को आप टू बैलेंस CD की तरह लिख लो और फिर देखो कि क्या बैलेंस बच रहा है। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर भी आप भी चेक करो, फिर बताना कि कुछ गड़बड़ अगर करी है तो। बाकी एंट्री हम लिख लेंगे लास्ट में। तो पहले कैपिटल अकाउंट चेक कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर आप बैलेंस लिखोगे पहले तो 40 और 30, नवीन लेकर आया 20 वो लिख लोगे, फिर PFG लिख लोगे 4 और 2, और फिर जो उन्होंने PFG विड्रॉ कर ली थी डेबिट में वो लिख लोगे 2 और 1। बाहर भी कर सकते, मतलब बाद में भी कर सकते हैं। तो जो पहले आपके बैलेंस ओरिजिनली बचे होंगे वो बचे होंगे 42 और फिर 31 और नवीन का तो 20 है ना। फिर ये इसको ना एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं कि इनको बैलेंस को पहले नीचे लिख लिया 42, 31 और 20। अब हमने जो नई कैपिटल निकाली थी वो कितनी कितनी निकाली थी इनकी, 40, 20 और 20, टू बैलेंस CD। तो आपके बैलेंसिंग फिगर ये बचेंगे, ब्लू कलर कर देता हूँ। तो B अपने घर से मतलब B 2,000 रुपये विड्रॉ कर लेगा और G 11,000 रुपये विड्रॉ कर लेगा। तो ये नीले कलर के जो हैं ये बैलेंस बचेंगे, यही बच रहे थे। B 2,000 विड्रॉ कर रहा है, बोलो यस या नो, और गौतम 11,000 विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो क्या एंट्री लिखूं, B डेबिट 2,000, G डेबिट 11,000, टू कैश। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एंट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर ध्यान रखना, ये करनी है क्योंकि दोनों ने पैसा विड्रॉ कर लिया है। तो B ने भी पैसा विड्रॉ कर लिया, G ने भी पैसा विड्रॉ कर लिया, टू कैश। फिर कैश अकाउंट बनाएंगे इन सारी एंट्रियों को पोस्ट करके। तो उसमें क्या बैलेंस बच रहा है कैश अकाउंट में, 10,000। हाँ, तो कैश लिख देता हूँ मैं। तो कैश अकाउंट आप बनाओगे तो डेबिट साइड में तो आ गया जो वो कैपिटल और PFG का पैसा लाया था 26,000। फिर क्रेडिट साइड में पहले तो वो विड्रॉ वाली एंट्री आ गई 2,000 और 1,000, और फिर ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाली एंट्री आ गई 2,000 और 11,000। तो कैश का बैलेंस बचेगा आपका 10,000। तो देख लो सही आ रहा है बिल्कुल। चलो एक और प्रश्न है मज़ेदार, क्वेश्चन नंबर 6। ये इम्पॉर्टेंट है 6 नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, ये वाला बिल्कुल ध्यान से एक एक बारीकी से पढ़ना है। X and Y आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। चलो तो पहले बैलेंस शीट में बताओ क्या नज़र आया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ना, नीचे दे रखा है Z इज़ एडमिटेड इन पार्टनरशिप। अब लिखा है X सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो X ने अपने शेयर का 2/5 सरेंडर करा, तो 2/5 को क्या करना है, मल्टीप्लाई X के शेयर से। एंड Y सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, और Y ने भी 1/5 ऑफ हिज शेयर सरेंडर करा इन फेवर ऑफ Z। तो इससे आप निकाल लोगे नया रेशियो और सैक्रिफाइसिंग मतलब सब पता चल जाएगा। उसके बाद लिखा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द फर्म। प्लांट एंड मशीन इज रिड्यूस्ड बाय 35,000, तो नुकसान हो गया। फर्नीचर इज रिड्यूस्ड टू 58,500, तो भी नुकसान हो गया।
अब ये भी ध्यान रखना, रिड्यूस्ड बाय का मतलब क्या होता है और रिड्यूस्ड टू का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3000, तो ये नुकसान हो गया। थर्ड आप बताओ, एक्चुअल लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज 16000, तो इसकी क्या एंट्री करोगे 16000 वाले पॉइंट की? WCR था 40,000 का और 16,000 का क्लेम आ गया, और कौन से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? एक्स और वाई को ओल्ड रेशियो में, बिल्कुल सही। तो आप बचे हुए 24,000 2:1 में बांट दोगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है लाइबिलिटी ऑफ 2500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज, तो ये क्या हो गया? फायदा। उसके बाद लिखा है जेड शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000 बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, तो इसकी एंट्री क्या कर लोगे? जेड करंट अकाउंट डेबिट टू 2x 2y। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, अब जब आप जेड करंट अकाउंट डेबिट करके 2x 2y करोगे तो जेड करंट अकाउंट जो डेबिट हुआ ये कहाँ शो करोगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड, याद रखना है ये, याद है ना। तो जेड करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और छठा पॉइंट पढ़ लो आपके लिए मेन, जेड इज टू ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो आपको इसमें जेड की कैपिटल निकालनी पड़ेगी, जेड की कैपिटल दे नहीं रखी, तो कैसे निकालेंगे जेड की कैपिटल? पहले तो एक्स और वाई की जो भी कैपिटल बचेगी, ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स उन्हें जोड़ोगे, फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स और वाई के रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, मतलब एक्स और वाई का जो भी रेसिप्रोकल होगा, मतलब एक्स और वाई का जो भी शेयर होगा मिलाकर उसके रेसिप्रोकल से, तो ये टोटल कैपिटल आएगी। इतना ब्रैकेट ध्यान रखना, इतना रेड ब्रैकेट जो आएगा ये टोटल कैपिटल आती है, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? जेड के शेयर से, तो जेड की कैपिटल पता लगेगी आपको। बट अब याद रखना है इसके स्टेप, ठीक है। वो अभी करेंगे सब चेक, मतलब अब मेरा काम था आपको एक साथ दूं टाइमर लगा के कि कम से कम 10 मिनट में फास्ट करने की कोशिश करनी है, 10 से 12 मिनट में, ठीक है। अब बनाना क्या क्या है देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो सवाल आपके सामने है, कोई पॉइंट ना समझ आओ तो बताओ भाइयों, वो क्लियर कर दूँ। 1 2 3 4 पॉइंट्स क्लियर है रिवैल्यूएशन के, 5वां पॉइंट गुडविल का वो मैंने लिख दिया, 6ठा पॉइंट एडजस्टमेंट का, उसका फॉर्मूला लिख लिया। चलो ठीक है, तो 12 मिनट आपके, फिर मुलाकात करेंगे। चलो पहले एक बार नया रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो चेक कर लूँ, हो सकता है कई बच्चे उसी में झूल झाल कर रहे हो। तो एक्स और वाई का रेशो था 2:1। अब जेड के बारे में लिखा था, जेड आया एक्स सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो एक्स ने अपने शेयर का 2/5 सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो एक्स ने अपने शेयर का 2/5 सरेंडर कर दिया है, तो ये है एक्स का सैक्रिफाइस। और वाई ने कितना सरेंडर कर दिया? वाई ने अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर दिया, तो 1/3 का 1/5, तो ये है वाई का सैक्रिफाइस। और ये दोनों जेड को मिल जाएंगे, तो एक्स से भी मिल गया और वाई से भी मिल गया। तो इससे तो आपको नया रेशो पता चल जाएगा, क्या आ रहा है गणित सॉल्व करके, ठीक है। तो नया रेशो लिख, ठीक है, 6/15, 4/15 और 5/15, ठीक है। तो नया रेशो तो लिख देते हैं 6:4:5।
और रहा सवाल सेक्रीफाइस का, तो x ने सेक्रीफाइस करा येलो पोर्शन और y ने सेक्रीफाइस करा ब्लू वाला पोर्शन। तो आप इससे निकाल सकते हो ना कि भाई x और y ने जो सेक्रीफाइस करें वो क्या क्या करा है। x ने सेक्रीफाइस करा 4/15 और y ने सेक्रीफाइस करा 1/15, तो 4:1 आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये बेसिक बात है, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो जब आप स्टेप लगाओगे ना, तो अब जब लास्ट में स्टेप लगाओगे तो देखो x और y का जो कंबाइंड शेयर है वो कितना है, एक तरह से 10/15। तो आपको इसका रेसिप्रोकल करना है, समझ गए। तो x और y का जो कंबाइंड शेयर हो रहा है नए रेशो में कितना हो रहा है, 6/15 और 4/15 मिला के 10/15। तो 10/15 का रेसिप्रोकल करोगे जब आप अपने स्टेप्स लगाओगे। बाकी सेक्रीफाइसिंग रेशो 4:1 और नया रेशो 6:4:5। तो यहाँ पर जब स्टेप लगेगा तो x और y की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर हो जाएगा 15/10 इनटू z का शेयर जो भी है 5/15। चलो चेक कर लेता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, फिर देखना आप स्टेप बाय स्टेप। पहले रिवैल्यूएशन का बताओ कितना आंसर आया था, 42 लॉस। चलो ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही उत्तर आ गया है। तो 42,000 का लॉस आ जाएगा जो x और y के 2:1 रेशो में बांट दोगे आप, 28 और 14, ठीक है। अब कैपिटल बैलेंस कितने बचे, x का कितना बचा था एक बार बताओ, x का कैपिटल बैलेंस और y का कैपिटल बैलेंस 1,02,000। हाँ, तो आप इन दोनों को जोड़कर x और y का रेसिप्रोकल था कितना, 15/10 से मल्टीप्लाई कर दो और इनटू z का शेयर था 1/3 या 5/15 कुछ भी। तो कितना आएगा सॉल्व करके, मतलब सीधी z की कैपिटल 131 आएगी, है ना। तो चेक कर लो, चाहे कैपिटल अकाउंट में भी बाय बैलेंस BD लिखा होगा आपने, ठीक है, पोस्टिंग सही है। फिर WCR लिखा शौर्य बाबू 16,000 और 8,000, और बाय बैंक ये हमने वर्किंग नोट में निकाला Z की कैपिटल 131। बाकी PFG की एंट्री 4:1 के सैक्रिफाइसिंग रेशो में x को 32 और y को 8,000, है ना। PFG की एंट्री थी ना, Z करंट अकाउंट डेबिट 2x 2y। बाकी डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया, बस। तो देख लो x का बैलेंस बच रहा है कैपिटल 1,60,000, y का कैपिटल बच रहा है बैलेंस 1,02,000 और z की कैपिटल तो हमने निकाल ही ली वर्किंग में 131। तो इस स्टेप याद रखने हैं, ध्यान रखो इस एडजस्टमेंट का कि x और y की कैपिटल को ऐड करना है, मल्टीप्लाइड करना है दोनों को जोड़कर रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, और फिर मल्टीप्लाई करना है z का शेयर। ये पूरी गणित बन गई, आंसर आ गया 131। ठीक है, फिर बैलेंस शीट टोटल भी बता दो कितना आ रहा था। ठीक है, बैलेंस शीट का आएगा 5,66,500। बैलेंस शीट में सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखना है, एसेट साइड पर क्या लिखना है, ये देख लो Z करंट अकाउंट, ठीक है, कई बच्चे ये भूल जाते हैं। बाकी वर्कमैन और वर्कर कॉम्पनसेशन क्लेम लिखना है, कई बच्चे ये भूल जाते हैं, और कुछ बच्चे कैश में गड़बड़ करते हैं, ठीक है। कैश जो है, कैश का बैलेंस चेंज हो जाता है। आपको कितना कैश दे रखा है देखो पहले से 50,000, और Z नया पार्टनर अपने साथ कितने रुपए लेकर आया कैपिटल के 131, तो ये आएगा, ठीक है। तो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी तो जो फिगर्स हैं वो हैं, जो चेंजेस हुए वो आ जाएंगे, तो टोटल आ जाएगा 566,500। चलो एक क्वेश्चन और है इसका,
उसमें दूसरा केस कवर कर लेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ध्यान से करना है। D and E were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1। ठीक है, अब सारी चीज़ ध्यान से पढ़ना शुरू में, फिर बाद में गड़बड़ करोगे। On 1 April they admit F as a new partner for 1/4 share, आगे पढ़ो पूरा, which he acquired from D। बताओ इस लाइन का क्या मतलब है? सिर्फ डी ने दिया। हाँ, तो इसका मतलब इस बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? इस बार कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? सिर्फ डी। तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ डी अकेला ही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बेसिकली अगर नया रेशियो भी निकालोगे आप, तो डी जो है वो अपना 1/4 शेयर दे देगा और एफ को 1/4 शेयर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर देखेंगे तो खाली डी। बाकी बैलेंस शीट उनकी दे रखी है, तो बैलेंस शीट में देखो क्या नज़र आ रहा है? जनरल रिजर्व, चॉकलेट नज़र आ गई एक, वो ओल्ड रेशियो में बांट देना। बाकी नीचे लिखा है एफ विल ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल। ठीक है, तो एफ की कैपिटल है 40,000। अदर टर्म्स वर एग्रीड अपॉन। नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 24,000। चलो, तो गुडविल लिखा है 24,000 रुपये है, तो गुडविल की एंट्री क्या करोगे आप बताओ? नहीं, अब गुडविल दे रखी है, लेकिन क्या एफ पैसे लाया? बताओ, क्या एफ गुडविल के पैसे लाया? नहीं लाया ना, तो आप उसका प्रीमियम का शेयर निकाल के उसके करंट अकाउंट से छीन लेंगे 6,000। हाँ, और किन दोनों को दे देंगे? डी और ई। अच्छा, सिर्फ एक ही को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ किसने सैक्रिफाइस करा? डी ने। बिल्कुल सही, तो ये पूरा हम सिर्फ डी को देंगे क्योंकि डी ने सैक्रिफाइस करा। उसके बाद सेकंड पॉइंट तो लैंड एंड बिल्डिंग ये आप कर ही लोगे, थर्ड में ये आप कर ही लोगे, फोर्थ में ये आप कर ही लोगे, फिफ्थ पढ़ लो बस। कैपिटल ऑफ पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द फर्म। तो इस बार ये दूसरा एडजस्टमेंट का केस है, आपको एफ के बेसिस के हिसाब से कैपिटल को एडजस्ट करना है, जो ऊपर एक छोटे क्वेश्चन में करा था। हाँ, तो इससे ऊपर वाले में तो एफ की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर कर लेना, तो ये क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल। और इस टोटल कैपिटल को नए रेशो में बांट लेना। तो इनफैक्ट नया रेशो भी हमने निकाल लिया था ना, 2:1:1, तो 80-40-40 ये लो, तो ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। वो अभी देखते हैं, लेकिन हाँ इसमें ये ध्यान रखना है, एनी एक्सेस और शॉर्टफॉल इज ट्रांसफर टू। तो जो आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं वो कैसे करने हैं? करंट अकाउंट से। चलो ठीक है, तो 12 मिनट का एग्जैक्ट टाइम मिलेगा, तीनों चीज़ें प्रिपेयर करनी है, टाइमर लगा लेना 12 मिनट। चलो मैं चेक करवा देता हूँ एक बार, पहले रिवैल्यूएशन का कितना आ रहा था आंसर? गेन 22,800 सही आ रहा था, तो रिवैल्यूएशन का तो सही आंसर आ रहा है, गेन 22,800। आप चेक करते रहना साथ साथ, और वो पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डी और ई में बांट देंगे हम। ठीक है, उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट बनाना था, उसमें बताओ क्या बैलेंस बचा? सबसे मेन चीज़ ये है, इसको ध्यान से देखना है। पहले पोस्टिंग चेक करवा रहा हूँ, बाय बैलेंस BD लिखोगे, ठीक है, रेड कलर फॉलो करते रहना। फिर जनरल रिजर्व लिखोगे डी और ई का, रिवैल्यूएशन का गेन लिखोगे, और एफ जो कैपिटल लाया 40,000 वो लिखोगे, और ये देखो ये PFG वाली एंट्री। पहले ये सारी पोस्टिंग सही है, ठीक है। तो आपके जो बैलेंस वैसे बचेंगे, मतलब जो ओरिजिनली बैलेंस बच रहे हैं वो बच रहे होंगे 147,100, और ई का बच रहा होगा 83,700। बाकी एफ का तो 40,000 है ही, लेकिन हमने बैलेंस CD निकाला था ना, वो कितना निकाला था? कैपिटल 80, 40 और 40, ये फिगर्स क्लियर है बिल्कुल, है ना? ये रही ना टोटल कैपिटल जो करी थी हमने।
एफ के बेसिस पर टोटल कैपिटल आई थी 1,60,000 और उसको नए रेशो में बांटा था 80, 40 और 40। तो आपको टू बैलेंस सीडी में ये फिगर्स लिखनी है 80, 40 और 40। तो बैलेंसिंग फिगर जो बचेंगे, डी का बचेगा 67,100 और ई का बचेगा 43,700। ये चेक कर लो, ये सेम सही बच रहा है। अब इन करंट अकाउंट के बैलेंस को क्या करते हैं, इन करंट अकाउंट के जो बैलेंसिंग फिगर है इनको क्या करना है, बातें नहीं, हाँ ये सिखाया था, ये नीचे फिसल जाता है, ये नीचे फिसल जाता है, तो ये लाइबिलिटी साइड पर जाएगा। अगर उधर बचता तो एसेट साइड पे जाता। हाँ एफ का है, बिल्कुल एफ वाला आएगा, तो वो लेना पड़ेगा। देखो एफ का करंट अकाउंट 6,000 लिखना है, हाँ ऐसे नहीं तो गलत आएगा। और डी का और ई का करंट अकाउंट यहाँ लिखना है, ठीक है। तो चेक कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो टोटल आएगा 322,800, सही।